ओके, तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था फ्रंट एंड कंपोनेंट। आज की इस क्लास में हम क्या देखेंगे? बैक एंड कंपोनेंट। अब बैक एंड कंपोनेंट में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे बैक एंड सर्वर क्या होते हैं, उसके बाद वेब सर्वर, डेटाबेस, ये दोनों क्या होते हैं, एंड एट द एंड हम बात करेंगे फ्रेमवर्क्स के बारे में एंड डेवलपमेंट कुछ टूल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा मॉड्यूल कंप्लीट होगा एंड इस मॉड्यूल को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? एक प्रैक्टिकल के साथ। इस प्रैक्टिकल के साथ हम इस मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग का कोई डाउट है लास्ट क्लास क्लास से रिगार्डिंग? किसी को कोई डाउट? नहीं। ओके, नाउ अब बैकएंड सर्वर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर में क्या होगा? कुछ हार्डवेयर डिवाइस होगा। मान लीजिए ये मदरबोर्ड है। ये क्या है? ये हार्डवेयर डिवाइस है। अब इस हार्डवेयर डिवाइस के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हो गए जैसे कि रैम, उसके बाद हो गए रोम, उसके बाद हो गया एसएसडी, देन प्रोसेसर। इसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। सिमिलर चीज आपका रहता है सर्वर के पास। तो सर्वर एक्चुअली में क्या है? ये हार्डवेयर कॉम्बिनेशन है। अब आपका सर्वर कितना ज्यादा पावरफुल है ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो हार्डवेयर है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जितना ज्यादा आपका हार्डवेयर स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा पावरफुल आपका सर्वर रहेगा एंड उतना फास्ट सर्वर चीजों को प्रोसेस करेगा। आपके इस सर्वर पे HTML है, PHP है और भी डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे कोई यूजर इन सारी चीजों को एक्सेस कर रहा है। आपका वेबसाइट, अगर यहाँ पे यूजर ने PHP पेज को एक्सेस किया, आपका सर्वर इस PHP पेज को प्रोसेस करने में, ओपन करने में कितना टाइम लगा रहा है, ये आपका हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करेगा। हार्डवेयर अगर आप बेस्ट क्वालिटी का लगाओगे तो ये जो आपके पास ये जो बैकएंड में प्रोसेसेस है ये जल्दी कंप्लीट होंगे एंड क्लाइंट को या फिर यूजर को वेबसाइट फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव होगा। कई बार हम देखते हैं जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट लोड होते जाता है। ऐसा आप लोगों ने नोटिस किया होगा। हम समझते हैं कि आ, सर नेटवर्क का इशू होगा या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसका मेन रीजन जो है वो है आपका सर्वर एंड सर्वर का कंपोनेंट। सर्वर वीक है तभी आपका वेबसाइट क्या हो रहा है? लोड हो रहा है। इसमें आपका इंटरनेट का कोई इशू नहीं है। आपको ये क्लियर हो गया हार्डवेयर क्या है एंड सर्वर क्या है? क्लियर हो गया ये बात? किसी को भी डाउट? नो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने हार्डवेयर का तो बात कर लिया। अब हार्डवेयर के साथ साथ हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं। जो बैकएंड सॉफ्टवेयर है वो इन सॉफ्टवेयर्स को रन करते हैं। A backend user, a backend server uses software to run web application. These are three main categories of component. कोई भी अगर आप बैकएंड सिस्टम डिजाइन कर रहे हो तो उसमें आप तीन मेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही करना पड़ेगा। विदाउट इस तीन के आपका कभी बैकएंड सर्वर बन ही नहीं सकता। तो ये क्या है?
आइए इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एक हार्डवेयर डिवाइस। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस में हमने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, कोई भी आपका चॉइस का, विंडोज या लाइनक्स। अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम तो डाल लोगे। कोई आया है क्या, एक मिनट। ओके, तो हम कहाँ थे। आप इसमें ओएस तो डाल लोगे। ओएस डालने के बाद आपको तीन मेन सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो रहेगा आपका वेब सर्वर का। दूसरे नंबर पे रहेगा आपको वेब एप्लीकेशन, और तीसरे नंबर पे रहेगा आपको डेटाबेस। ये सॉफ्टवेयर आपको डालना ही पड़ेगा। ये क्लियर है आप लोगों को। Yes, yes. अब वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है। इसका टाइप्स यहाँ पे अपाचे, एनजिनिक्स एंड आईआईएस। इन चीजों को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ये जस्ट आपका एक ओवरव्यू है। तो आपको इतना पता चल गया, बैकएंड क्या है, एक सिंपल हार्डवेयर डिवाइस है जिसपे हम ओएस डालते हैं। एंड इसको बैकएंड बनाने के लिए हम तीन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, 1 2 एंड 3। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इन तीन सॉफ्टवेयर को छोड़ के हमारे पास अदर चीजें भी होती हैं जो हम एज अ बैकएंड यूज कर पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला हमारे पास इन चीजों को छोड़ के जो चीज रहता है उसको हम बोलते हैं हाइपरविजन। अब ये हाइपरविजन है क्या। आपका एक सर्वर है, इस सर्वर पे आप विंडोज भी रन कर सकते हो, लाइनक्स भी रन कर सकते हो, आईआईएस का सर्वर या फिर और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। अब ये कैसे कर पा रहे हो, ये हाइपरविजन के हेल्प से कर पा रहे हो। तो हाइपरविजन क्या है, आपका एक वर्चुअल बॉक्स है या फिर वर्चुअल मशीन आप उसको कह लो। ये सिमिलरली वीएमवेयर की तरह काम करता है, जिसपे आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के यूज कर सकते हो। डिफरेंट पैकेजेस या फिर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, डेवलपमेंट साइकिल या फिर डेवलपमेंट टूल यूज करने के लिए हमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का डिपेंडेंसीज रहता है। उसके बाद हम कंटेनर्स यूज कर सकते हैं। आपने डॉकर का नाम तो सुना होगा। अगर आपके अगर आपके सर्वर पे या फिर आपके बैकएंड पे पाइथन नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक एक बैकएंड में एक फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हो, एंड उस फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए आपके पास कंप्लीट डिपेंडेंसीज नहीं है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली डॉकर का फाइल रन कर सकते हो। अब ये डॉकर का फाइल क्या करेगा, ये डॉकर का फाइल एक सेपरेट इन्वायरमेंट में जो भी आप एप्लीकेशन रन करोगे उसका डिपेंडेंसीज सारा चीज उसमें ऑलरेडी फिट रहेगा। आपको ये फाइल रन करना है और ये फाइल डॉकर के अंदर रन होगी, लेकिन आप इसको अपने मेन सिस्टम के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। ये क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट इसमें। देन दूसरा चीज जो हमारे पास है वो है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इसको भी हम यूज कर सकते हैं तीन चीजें छोड़ के। तो यहाँ पे आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं स्टैक्स और बैकएंड के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं स्टैक्स होते क्या हैं। किसी को आइडिया स्टैक्स क्या है।
No. ओके, मुझे अपना खुद का एक बैकएंड सर्वर बनाना है। इसके लिए मुझको क्या चाहिए? तीन चीजें चाहिए, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। एक तो हो गया हमारा सर्वर, ओएस। इन चीजों को छोड़ के मुझको क्या चाहिए? वेब सर्वर चाहिए। और क्या चाहिए? डेटाबेस चाहिए। और क्या चाहिए? डेवलपमेंट फ्रेमवर्क चाहिए। जैसे कि पीएचपी, पाइथन, जावा। ये तीन चीजें चाहिए। इतना तो क्लियर है। अब ये तीन चीजों को आप कैसे इंस्टॉल करोगे? आप सेपरेट जाके इन तीन चीजों को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन क्या हो अगर ये तीनों चीजें आपको एक कंबाइन करके दे दिया जाए एक पैकेज में? तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा। आप इस पैकेज को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो कहीं पे भी, एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ये पैकेज जब आप इंस्टॉल करोगे तो इसके साथ आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉपर वेब सर्वर मिल जाएगा, प्रॉपर डीबीएस मिल जाएगा, एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना आपको क्लियर हो गया? इसी चीज को क्या कहते हैं? स्टैक्स कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? इसी चीज को क्या कहते हैं? स्टैक्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैम्प आपने सुना है? जब आप जैम्प को इंस्टॉल करोगे आपको वेब सर्वर इसी में मिल जाएगा, डेटाबेस भी इसी में मिल जाएगा, एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी इसी में मिल जाएगा। एंड ये आप इसको लाइनक्स पे इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपका एसक्यूएल डेटाबेस मिल जाएगा, उसके साथ आपका डेवलपमेंट पीएचपी मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? और ये किस में काम करेगा? अपाचे। अपाचे क्या हो गया? वेब सर्वर हो गया। ये आपको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? No. ओके, तो इसी चीज को क्या कहते हैं? इसी चीज को हम कहते हैं स्टैक्स। स्टैक्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं ताकि आपको आगे चल के हेल्प करेंगे ये चीजें। लैम्प, इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा लाइनक्स, वेब सर्वर मिलेगा अपाचे, डेटाबेस मिलेगा माइस्क्ल, एंड कौन सा फ्रेमवर्क मिलेगा? एचपी पीएचपी। अगर आप लाइनक्स यूज कर रहे हो तो आप लैम्प यूज करो, क्योंकि ये जो लैम्प है ना, ये ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे डिजाइन किया गया है। एंड ये जो सारी चीजें है ना, ये बेस्ट वर्क करेंगी लाइनक्स पे। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो ना, तो विंडोज के लिए आप वैम्प यूज करो। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, अगेन अपाचे, माइस्क्ल एंड पीएचपी। विंस भी यूज आप कर सकते हो। विंस आपका स्पेसिफिकली विंडोज के लिए है। वैम्प ओपन सोर्स एंड विंस भी है। विंस पे आपको विंडोज आईआईएस मिल जाएगा, डॉट नेट मिल जाएगा, एंड सीक्वल सर्वर मिल जाएगा। एंड अगर आप मैक के लिए कुछ बना रहे हो तो आप मैम्प यूज कर सकते हो। अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ठीक है मैं पीएचपी के साथ पाइथन भी यूज करना चाहता हूं, मैं माई सीक्वल को छोड़ के मैं एसक्यूएल यूज करना चाहता हूं, ये क्या हो गया? ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया ना। पीएचपी आपका लैम्प के लिए अवेलेबल है। आप इसको मैक को इसमें तो यूज नहीं कर सकते। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप जैम्प यूज करना। जैम्प यूज करोगे तो क्या होगा? क्रॉस प्लेटफॉर्म, आप ओएस चेंज कर सकते हो। जैम्प आप विन पे भी यूज कर सकते हो,
आप लाइनक्स पे भी एंड आप मैक पे भी यूज कर सकते हो। आया बात समझ में? तो जैम्प आपका क्या हो गया, क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यूज होता है। यहाँ पे कोई डाउट? कोई डाउट? No. अब यहाँ पे एक बात हमें नोट करने की है, जो कि है PHP क्या है। इवन दो PHP is a backend technology, it can create HTML, CSS, JavaScript that are sent to the user browser to create the front end experience। इसका मतलब क्या है, जो PHP है ना, PHP का आप यूज करके फ्रंट एंड के कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो। PHP आपका HTML में काम कर जाता है, तो HTML एंड PHP कंबाइन करके आप यूज कर सकते हो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब आपका यूजर एक बटन पे क्लिक करेगा तो उस बटन के अकॉर्डिंग क्या एक्शन होना चाहिए, उसका पेज PHP जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायनेमिक क्रिएशन और डायनेमिक पेज। ये बात क्लियर है? Yes. एंड ये छोटा सा पॉइंट, सारे कंपोनेंट्स किस पे रन करते हैं, हार्डवेयर पे, जो कि आपका बैकएंड का है, जो हमने फर्स्ट में कवर किया था। इसलिए आपका हार्डवेयर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना एंड अप टू डेट होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बैकएंड सर्वर को अच्छे से समझ लिया। अभी जो हमने तीन सॉफ्टवेयर्स की बात किए थी हमने, जिनमें सबसे पहला था वेब सर्वर, दूसरा था डेटाबेस और तीसरा था डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। वन बाय वन करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेब सर्वर्स के बारे में। आप अब खुद से बताओ वेब सर्वर है क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ। Web server is a software. हम्म। वेब सर्वर ये सॉफ्टवेयर है और सर्वर पे रन के लिए, और हम्म। सर्वर पे रन होता है। आइए बात करते हैं। हम्म, जो वेब सर्वर है ना, ये सिंपली एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर हम विंडोज पे इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया क्रोम। ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। इससे होगा क्या, इससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। सिमिलरली अगर आपको खुद का सर्वर बनाना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है वेब सर्वर। अब ये करता क्या है, ये आपके उसमें इंस्टॉल तो हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद ये HTTP ट्रैफिक सेंड एंड रिसीव करने का काम करता है। इसी को बोलते हैं वेब सर्वर। तो इसके कुछ टाइप्स भी हैं जिसको हम देखेंगे। अगर वेब सर्वर नहीं होगा ना, अगर वेब सर्वर नहीं होगा तो सबसे पहली बात, आप किसी भी रिक्वेस्टेड आइटम को रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे एंड कोई भी अगर रिक्वेस्ट आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। इन दोनों काम के लिए ही वेब सर्वर चाहिए होता है। अगर यही नहीं है तो दोनों काम नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स इंटरनेट के साथ कनेक्शन नहीं बना पाओगे। सिमिलरली अगर आपके पास ब्राउजर ही नहीं है तो आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं बना पाओगे, कनेक्शन नहीं बना पाओगे, या फिर कोई भी साइट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। सिमिलरली वेब सर्वर नहीं है तो आप कोई भी साइट को ऑनलाइन ले जा नहीं पाओगे। अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वेब सर्वर काम एक्चुअली में करता कैसे है। ये हमारा वेब क्लाइंट है, यह हमारा वेब सर्वर है।
मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ओह सॉरी। अभी होगा क्या, कोई भी चीज क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, आपका सबसे पहले जो सर्वर है उस चीज को रिस्पॉन्स कर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ से होंगी, ये सारी चीजें होंगी HTTP की वजह वजह से। यहाँ पे क्लाइंट ने आपका एक फाइल रिक्वेस्ट किया, सर्वर उस फाइल को रिस्पॉन्स करेगा। क्लाइंट अगर यहाँ से कोई डेटा भेज रहा है, सर्वर उस डेटा को क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा। नाउ आप लोग को पता है सर्वर जो है वो कोड्स के बेसिस पे काम करता है ना। क्लाइंट जो है वो HTTP मेथड के बेसिस पे चीजों को रिक्वेस्ट करता है एंड सर्वर कोड HTTP रेस्पॉन्स कोड के बेसिस पे चीजों को आइडेंटिफाई करता है एंड उसका रिस्पॉन्स देता है। इतना तो आप लोग को पता है, हमने बेसिक क्लियर किया था। तो बेसिक सर्वर ऐसे काम करता है। तो ये हमारा थोड़ा सर्वर का थोड़ा है। अब हम बात करते हैं, ठीक है आपको सर्वर समझ में आ गया, सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, सर्वर कैसे काम करता है वो भी समझ में आ गया। लेकिन सर्वर कितने प्रकार के होते हैं, सर्वर का टाइप क्या है, कौन सा सर्वर हमें इंस्टॉल करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्रोम है, क्रोमियम है, फायरफॉक्स है, एज है, ये सारे डिफरेंट ब्राउजर्स हैं। सारे ब्राउजर्स का काम क्या है, इंटरनेट एक्सेस करवाना, कोई भी वेबसाइट एक्सेस करवाना। अगर ये सारे ब्राउजर एक जैसे काम करते हैं तो हम गूगल क्रोम के ऊपर ही डिपेंडेंट क्यों रहे, हम फायरफॉक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट क्यों रहे, हम एज के ऊपर ही डिपेंडेंट क्यों रहे। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा। अब सर्वर के केस में भी सेम होता है, बट सर्वर के केस में थोड़ा सा कैच ये है, और कैच ये है कि डिफरेंट सर्वर का डिफरेंट रोल होता है। तो सबसे पहला हमारे पास मोस्ट पॉपुलर जो सर्वर टाइप है या फिर जो सॉफ्टवेयर है सर्वर के लिए, वो है अपाचे। एक बात आप याद रखिएगा, अपाचे ओपन सोर्स है। एंड दूसरी बात, अपाचे को कई बार HTTPD सर्वर भी बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, अपाचे सर्वर या HTTPD सर्वर एक ही है। अपाचे ऑल्सो नोन एज HTTPD सर्वर। एंड दुनिया में जो भी वेबसाइट है, 40% ऑफ ऑल वेबसाइट्स जो है वो अपाचे सर्वर से आती हैं, उनका रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स। और आप अगर लाइनक्स यूज करते हो तो लाइनक्स पे ये चीज अपाचे प्री इंस्टॉल आती है, समझ रहे हैं। दूसरी बात, जो अपाचे है वो PHP पे काम करता है। अपाचे को यूज करके आप PHP वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये PHP के लिए डिफॉल्ट सपोर्ट ऑलरेडी अपाचे स्टोर करता है। ठीक है, PHP में एक मॉड्यूल रहता है जिसको बोलते हैं हम मोड मॉड्यूल या फिर मोड डॉट PHP। इसमें ना सारा डिपेंडेंसीज रहता है। अगर आप PHP इंस्टॉल करोगे ना तो इस फाइल के अंदर डिपेंडेंसीज रहेगा। डिपेंडेंसीज फुलफिल करने के लिए आपको जो जो इसके फाइल के अंदर है वो चीज आपको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट अपाचे के अंदर ये जो फाइल है इसका सपोर्ट रहता है। दैट मीन्स PHP आप इसमें फुल्ली इजीली यूज कर सकते हो। दूसरी बात, आप सोच लो ठीक है अपाचे PHP पे ही यूज हो सकता है, ऐसा नहीं।
पीएचपी के लिए तो ऑफिशियल सपोर्ट है अपाचे के पास, लेकिन अगर आपको पीएचपी यूज ही ना करना हो बट आपको अपाचे यूज करना हो, उस केस में आप दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या दूसरा फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, जैसे कि डॉट नेट, पाइथन, पर्ल या फिर बैश। अब यूज कैसे करें? अभी मैंने आपको बताया कि अपाचे और पाइथन, सॉरी, अपाचे और पीएचपी बेस्ट काम करते हैं। एंड जब भी आप अपाचे यूज करोगे तो पीएचपी आपको बाय डिफॉल्ट इसमें मिल जाएगा, या फिर आप उसको यूज कर सकते हो। पीएचपी अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो अपाचे में एक चीज रहता है जिसको बोलते हैं सीजीआई, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये वो चीज है जो अपाचे को हेल्प करता है कि आप पीएचपी छोड़ के दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी यूज कर लो। तो अगर आपको अगर आपको पीएचपी यूज नहीं करना है, पाइथन यूज करना है, डॉट नेट यूज करना है, बट आपको वेब सर्वर अपाचे ही चाहिए, आप अपाचे इंस्टॉल कर लो, सीजीआई को इनेबल कर लो, उसके बाद ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। जो सीजीआई है ये बहुत ही ज्यादा केयरफुली आपको यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक वल्नरेबिलिटी रिलेटेड है। आपने शेल शॉक वल्नरेबिलिटी का नाम सुना है? आपने सुना है शेल शॉक? नहीं। तो शेल शॉक जो वल्नरेबिलिटी है, अगर आप अपाचे में सीजीआई इनेबल है तो शेल शॉक वल्नरेबिलिटी आप ट्राई कर सकते हो। इसके थ्रू हम आरसी भी कर सकते हैं। तो इसका ये एक ड्रॉबैक है कि ठीक है, अगर आप शेल सीजीआई यूज कर रहे हो, अगर वो प्रॉपरली आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो वल्नरेबिलिटी के चांसेस हैं। यहाँ पे अपाचे एक ओपन सोर्स है, जैसा कि हमने बात किया। अब कई सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स तो होते हैं लेकिन उनका अपडेट नहीं आता, लेकिन अपाचे के साथ ऐसा नहीं है। अपाचे का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, बहुत बड़े कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो अपाचे को रेगुलरली अपडेट करते हैं। अगर अपाचे के अंदर आज एक बग आया तो थोड़े ही दिनों में उसका पैच या फिर उसका अपडेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ये रेगुलरली इस चीज को अपडेट करते हैं, सिक्योरिटी इंप्रूव करते हैं। तो आपको अपाचे के बारे में इतना समझ में आ गया। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि मुझको अपाचे यूज करना है या फिर क्या यूज करना है? तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा लाइन है। अपाचे जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं या जो छोटे कंपनीज है वो यूज करते हैं, जहाँ पे ज्यादा विजिटर्स नहीं आते वेबसाइट में। अब छोटे स्टार्टअप और छोटे बिजनेसेस ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अपाचे को इंस्टॉल करना, अपाचे के साथ ही काम करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू अदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सर्वर्स। ना, अपाचे अगर मैं बोलूँ कि स्टार्टअप्स यूज करते हैं या फिर छोटे कंपनी यूज करते हैं तो आपको आइडिया नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं कंपनीज का नाम लेके बताऊं कि ये कंपनीज यूज करते हैं तो आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा कि ये कंपनी अगर यूज कर सकती है तो मैं अपने लिए भी अपाचे चूज कर सकता हूँ। तो कंपनीज देख लीजिए, जैसे कि एप्पल है, एडोबी है, बैडू है एंड अपाचे इटसेल्फ। ये जो कंपनीज है ये अपाचे को यूज करती हैं। तो आप समझ सकते हैं जब ये कंपनीज अपाचे को यूज कर सकती हैं तो आपके बिजनेस के लिए या फिर आपके रिक्वायरमेंट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अपाचे से रिलेटेड किसी को कोई डाउट? नहीं। परफेक्ट। अभी हम मूव करते हैं हमारे दूसरे सबसे पॉपुलर वेब सर्वर के बारे में, जो है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप बताइए? एनजिनिक्स।
एनजिनिक्स। एनजिनिक्स, ठीक है, इसको प्रोनाउंस एनजिनिक्स करते हैं। एनजिनिक्स इसका स्पेलिंग है, एनजिनिक्स इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। तो एनजिनिक्स सेकंड सबसे पॉपुलर वेब सर्वर है। 30% ये कंज्यूम करता है मार्केट। अब एनजिनिक्स डिजाइन क्यों हुआ था ये समझ लेते हैं। अपाचे क्यों डिजाइन हुआ था वो तो आपको समझ में आ गया। अब एनजिनिक्स क्यों डिजाइन है वो समझ लेते हैं। अगर आपका सिस्टम लो है, मेमोरी कम है, या फिर आपका सर्वर बहुत ही ज्यादा हाई एंड नहीं है, उस केस में आप एनजिनिक्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको यूज करने के कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा, लो कॉन्फ़िगरेशन पे काम कर जाएगा इजीली। देन दूसरा फायदा, एनजिनिक्स एसिंक्रोनाइज आर्किटेक्चर पे काम करता है। अब एसिंक्रोनाइज आर्किटेक्चर क्या है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप एनजिनिक्स देखो तो आपको पता चल जाए कैसे काम करता है। हम्म, मैं यहाँ पे सर्वर बना लेता हूँ। तो ये है हमारा सर्वर एंड ये है हमारे क्लाइंट। नॉर्मली क्या होता है, पहले नॉर्मल समझते हैं। नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, क्लाइंट सॉरी, नॉर्मल सिनेरियो हम समझ लेते हैं पहले। क्लाइंट ए ने रिक्वेस्ट किया, क्लाइंट बी ने रिक्वेस्ट किया, सी ने भी रिक्वेस्ट किया, डी ने भी रिक्वेस्ट किया एंड ई ने भी रिक्वेस्ट किया। इस केस में सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले किसने रिक्वेस्ट किया, क्लाइंट ए ने, क्लाइंट ए का रिस्पॉन्स देगा। उसके बाद क्लाइंट बी, क्लाइंट सी, क्लाइंट डी। नॉर्मल सर्वर इस तरह काम करता है। लेकिन एनजिनिक्स जो कि एसिंक आर्किटेक्चर पे काम करता है, ये क्या करेगा, ये एक साथ सभी को रिस्पॉन्स दे देगा। क्लाइंट ए ने रिक्वेस्ट किया, इसको रिस्पॉन्स दे दिया, सिमिलरली साइमल्टेनियसली बी को भी रिक्वेस्ट कर देगा, सी डी ई को भी रिक्वेस्ट कर देगा। ये वाइस वर्सा काम नहीं करेगा, ये साइमल्टेनियसली काम करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एसिंक आर्किटेक्चर। समझ में आ गया एसिंक आर्किटेक्चर क्या है और एनजिनिक्स का फायदा क्या है। इसी की वजह से 30% कैप्चर्ड मार्केट जो है एनजिनिक्स वेब सर्वर ने कैप्चर किया है। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एनजिनिक्स देखो तो आप समझ जाना कि इसमें एसिंक टेक्नोलॉजी यूज किया है। दूसरा, एनजिनिक्स क्यों यूज होता है वो हम देख लेते हैं। एज अ लोड बैलेंसर काम कर लेता है। एनजिनिक्स एज अ लोड बैलेंसर काम कर लेता है। ये दूसरी बात है ना। आपको पता चल गया कि एनजिनिक्स एज अ लोड बैलेंसर काम क्यों करता है, क्योंकि एनजिनिक्स एसिंक टेक्नोलॉजी या फिर एसिंक आर्किटेक्चर यूज करता है, जहां पे 500 भी रिक्वेस्ट एक साथ आ जाए तो एनजिनिक्स इतना कैपेबल है कि 500 रिक्वेस्ट को एक ही साथ रेस्पॉन्स कर सकता है। नॉर्मल सर्वर ऐसा नहीं कर सकती, अगर वो ऐसा करेंगे तो क्रैश हो जाएंगे। इसीलिए हम एनजिनिक्स को एज अ लोड बैलेंसर यूज करते हैं और किसी भी सर्वर को हम एज अ लोड बैलेंसर यूज नहीं करते, क्योंकि एनजिनिक्स एसिंक आर्किटेक्चर यूज करता है। तो आज के इस क्लास में आपको लोड बैलेंसर का कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लोड बैलेंसर बस डेटा को कैसे लोड करता है, वो तो आपको समझ में आ गया। एनजिनिक्स ही क्यों यूज होता है एज अ लोड बैलेंसर वो भी आपको समझ में आ गया। तो
डाउट इसमें आपको? नहीं ओके, अच्छा, ओपन एंड फ्री, ओपन सोर्स एंड फ्री। yes, nginx is also open source and easy to use as well as it is free. तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोड बैलेंसर क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। हमने बात कर लिया, ठीक है, nginx एसिंक टेक्नोलॉजी यूज करता है जो कि लोड बैलेंसिंग के लिए काफी ज्यादा सही है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं तो लोड बैलेंसर है क्या। क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, क्लाइंट सी, क्लाइंट डी, क्लाइंट ई, और ये रहा हमारा प्यारा सा nginx सर्वर। नाउ एसिंक टेक्नोलॉजी nginx यूज करता है या फिर एसिंक आर्किटेक्चर। तो अब हमें इतना तो समझ में आ गया, ठीक है, अगर ये सारे लोग एक साथ भी रिक्वेस्ट करें तो nginx इन सबको हैंडल कर लेगा। कोई नॉर्मल सर्वर होता तो ये सर्वर क्या होता, क्रैश हो जाता। और इस अटैक को हम क्या बोलते, डीडॉस। इसको हम डॉस नहीं बोलते, इस अटैक को हम क्या बोलते, डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने कंप्यूटर्स ने एक साथ रिक्वेस्ट किया, 1 2 3 4 5, इसीलिए ये रिक्वेस्ट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। अगर एक ही कंप्यूटर कुछ सॉफ्टवेयर या फिर कुछ बॉट यूज करके 500 रिक्वेस्ट एक साथ भेजेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, डीडॉस अटैक ही बोलेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ ही नहीं ये रिक्वेस्ट। तो आपको यहाँ पे डीडॉस वर्सेस डॉस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, आई होप। अब बात कर लेते हैं, अगर 500 रिक्वेस्ट भी एक साथ आ गया तो nginx एसिंक टेक्नोलॉजी का यूज करके सबको एक ही साथ रिस्पॉन्स बैक कर लेगा। इससे क्या होगा, सर्वर पे ज्यादा लोड पड़ेगा नहीं, और सर्वर कैपेबल है तो सर्वर इजीली सारी चीजों को हैंडल कर लेगा। ओके, समझ में आ गया आपको लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट? यस। ठीक है, तो ये कोर कॉन्सेप्ट है लोड बैलेंसर का। आज के बाद अगर आपको कोई भी बोले कि लोड बैलेंसर क्या है, तो आप उसको बस ये मत बोलना कि लोड बैलेंसर क्या है, आप उसको ये भी बोलना कि nginx ही लोड बैलेंसर के लिए क्यों यूज होता है और एसिंक आर्किटेक्चर क्या है। विदाउट एसिंक आर्किटेक्चर लोड बैलेंसर को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आइए अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। समवन वांट्स टू जॉइन, वेट। गर्व, गर्व यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। गर्व आप कहाँ थे? क्लास, सॉरी सर, वो मेरठ जाना पड़ गया था, ओके ओके, नो अर्जेंट इशू। वर्क आ गया था कुछ। यस सर। प्लीज आप इन्फॉर्म कर दिया कीजिए। हाँ, ओके तो सर। आप सचिन से आप क्लास का ओवरव्यू ले लीजिएगा। ओके सर। नाउ nginx हमने देखा, हमने अपाचे देखा, अब बात करते हैं कि nginx आखिर में इन सब चीजों के लिए यूज होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, nginx फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसीलिए nginx एज अ लोड बैलेंसर यूज करता है। जो भी चीज आपको फ्री में मिले और जो चीज एकदम परफेक्टली रिलायबल हो तो आप उसको यूज कर ही लोगे, इसलिए हम nginx को एज अ लोड बैलेंसर यूज करते हैं। अब nginx को हम एज अ लोड बैलेंसर क्यों यूज करते हैं, nginx को एज अ मेन सर्वर क्यों यूज नहीं करते? कोई बोलना चाहेगा इस बारे में, किसी को कोई आइडिया? नो सर। ओके, अपाचे PHP का सपोर्ट देता है, nginx किसी का सपोर्ट नहीं देता। आप इसको यूज तो कर सकते हो
लेकिन आपको मैनुअली सपोर्ट डालना पड़ेगा, सब कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। काम तो ये भी करेगा लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, बना बनाया अपाची मिल रहा है, सारा चीज कॉन्फ़िगर्ड है, एक्स्ट्रा क्यों खर्च करे दिमाग, अपाची यूज कर लो। उसके बाद अपाची के आगे एनजिनिक्स एज अ लोड बैलेंसर यूज कर लो, सारा रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगा। फिर एनजिनिक्स क्या करेगा, एक एक करके अपाची को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। फिर अपाचे क्या करेगा, सबको एक एक करके रिस्पॉन्स शेयर करेगा एंड एनजिनिक्स सबको एक ही साथ रिस्पॉन्स शेयर कर देगा। ये ऐसे काम करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि एनजिनिक्स एज अ लोड बैलेंसर मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों यूज करता है। दूसरी बात, एनजिनिक्स एकदम फ्री है एंड इसका सिक्योरिटी भी अच्छा है। अब एनजिनिक्स कौन यूज करते हैं, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, ये वो कंपनीज है जो एनजिनिक्स को प्रेफर करती है। क्यों क्यों प्रेफर करती है, एसिंक क्योंकि टेक्नोलॉजी। मल्टीपल यूजर्स की हैवी रिक्वेस्ट जाती है एक साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिंक आर्किटेक्चर पे काम करता है इसीलिए। अब गूगल पे ऐसा तो नहीं कि 500 या 1000 लोग आएंगे, गूगल पे तो बहुत लोग आएंगे, सिमिलर फेसबुक, नेटफ्लिक्स और ट्विटर पे भी, इसलिए एसिंक यूज करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा फेमस वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जो है वो है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये डिजाइन किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया। एंड जब भी कोई चीज अगर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन करे तो वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होता। तो ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब कितने देने पड़ेंगे या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब फ्री में सर्वर मिल ही रहा है, जब फ्री में वेब सर्वर मिल रहा है तो हम पैसे क्यों दें। इसका भी एक रीजन है, आइए वो रीजन हम देखते हैं। सबसे पहली बात, 15% मार्केट कैप है IIS का। इसको यूज क्यों करते हैं यूजर्स, पैसे देके, और वो भी इंडिया में। इंडिया में कोई भी पैसे देके चीजों को यूज नहीं करना चाहता, बट फिर भी IIS की जब बारी आती है तो सब लोग पैसे इसको दे देते हैं। क्यों देते हैं उस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला, FTP सर्वर का कैपेबिलिटी है इसमें। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के इंटरनल नेटवर्क्स होते हैं, जहाँ पे एक से मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, आपको आसानी होगा। अ, ये बड़ा बड़ा एक कॉर्पोरेट ले लीजिए, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर A, कंप्यूटर B, कंप्यूटर C, कंप्यूटर D। ये एक सर्वर है। ये एक सर्वर है। एक मिनट, एक कॉल आ गया, मैं थोड़ा कॉल ले लूं। ओके चलो, कॉल चला गया। अभी मान लीजिए यहाँ पे कुछ सीक्रेट फाइल्स है, फाइल 1, सॉरी फाइल 1 2 3 4। ये सेंसिटिव फाइल है, ये थोड़ा कम सेंसिटिव है, ये थोड़ा कम, और ये उससे भी कम सेंसिटिव फाइल है। यहाँ पे जो 4 सिस्टम्स है ना, अब ऐसा तो नहीं कि सारी फाइल को एक्सेस कर ले। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेस कंट्रोल लगाएंगे ऑब्वियसली। सारे कंप्यूटर्स पे एक्सेस कंट्रोल लगाएंगे ना। जो फ्रंट डेस्क पे बैठता है वो बंदा CEO का फाइल ना देख पाए, जो अकाउंट में बैठता है वो रिक्रूटमेंट या फिर HR या फिर रिज्यूम का फाइल ना देख पाए। तो ये सब क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है। अब ये सब फाइल कोई पर्सनली एक बंदा तो जाके नहीं देगा ना। अगर यहाँ पे अकाउंट्स वाला बंदा है, वो बोलेगा ठीक है मुझको अगर अकाउंट्स का रिपोर्ट ला के दो, तो ये बंदा कहीं और जाके अकाउंट्स का फाइल लाके इसको थोड़ी ना देगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट में क्या होता है, एक सर्वर यूज करते हैं, जिस सर्वर को बोला जाता है FTP सर्वर। इसमें क्या रहता है, इसमें पूरा का पूरा फाइल स्टोर रहता है एंड ये जो सर्वर है ना, ये सारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है।
एंड हर एक सिस्टम में एक्सेस कंट्रोल रहता है। अब इस एक्सेस कंट्रोल की वजह से ये जो सिस्टम है ये नंबर 4 जो भी फाइल या फोल्डर है उसी को एक्सेस कर पाएगा, एंड यहाँ पे जो बंदा बैठेगा वो इस फाइल या फोल्डर से रिलेटेड ही काम करेगा। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक एफटीपी सर्वर चाहिए। अब एफटीपी सर्वर बनाएंगे कैसे, उसके लिए हम चूज करते हैं आईआईएस, क्योंकि आईआईएस क्या देता है, ये फीचर देता है। तो समझ के हम आईआईएस को पैसे क्यों देते हैं। दूसरा रीजन भी है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। दूसरा रीजन है हमारा, कितने लोगों ने एडी के बारे में सुना है, एक्टिव डायरेक्टरी किस। एक्टिव डायरेक्टरी जी जी जी, एक्टिव डायरेक्टरी। अब सर एक्टिव, हाँ बताइए। सुना था लेकिन पता नहीं है मेरे को। तो एक्टिव डायरेक्टरी है क्या, आपने गूगल ऑथ के बारे में सुना है। हाँ, यस सर। साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक। सिमिलरली एक्टिव डायरेक्टरी भी एक क्या है, एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है जो कि सिस्टम्स के लिए यूज होती है। अब एक्टिव डायरेक्टरी कौन प्रोवाइड करता है, आईआईएस। तो ऑथेंटिकेशन के पर्पज से भी हम एक्टिव डायरेक्टरी को यूज करने के लिए आईआईएस को पैसे देते हैं, और इसका मतलब जो भी सिस्टम या सर्वर जो है वो यूज करते हैं। तो आईआईएस वर्क, माइक्रोसॉफ्ट हाँ माइक्रोसॉफ्ट देता है ना एजोर डायरेक्टरी। यस यस, तो उसके लिए आपको सॉरी ये हम्म आईआईएस कंपेटेबल है ना। हम्म। अब यहाँ पे देखिए, IIS work well with Active Directory and include features like Windows authentication to allow users to sign into web application using their AD credentials. समझ में आ गया। एक्टिव डायरेक्टरी का क्रेडेंशियल कैसे काम करती है, सारा चीज समझ में आ गया ना आपको। दूसरा, वाई ऑर्गेनाइजेशन यूज आईआईएस। फिर भी अगर आपके मन में सवाल है तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर्स दिया हुआ है। Microsoft technologies like Active Directory और Windows Server .NET, अगर ये चीज आप यूज करें तो आपको आईआईएस के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके सर्वर पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज के साथ तो बेस्ट आईआईएस काम करेगा, क्योंकि एमएस ऑफिस या फिर एमएस कंपनी ने ही इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ पे देखिए आईआईएस ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ओएस स्पेसिफिक है, मतलब विंडोज पे बेस्ट काम करेगा, इसलिए ये पॉपुलर नहीं है। बट बड़े बड़े जो कंपनीज है वो इसको यूज करते हैं, इसलिए एक्टिव डायरेक्टरी या एफटीपी सर्वर्स के लिए। अब कौन कौन इसको यूज करता है, माइक्रोसॉफ्ट तो यूज करेगा ही करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट स्टैक ओवरफ्लो और डेल जो कंपनी है वो भी यूज करती है इसको। इसको छोड़ के अगर आपको, आपके मन में एक सवाल है कि इसको छोड़ के और भी सॉफ्टवेयर है क्या, और भी वेब सर्वर्स एप्लीकेशंस है क्या, तो हाँ वो भी है। नाम मैं बता देता हूँ, टॉमकैट, जावा बेस्ड एप्लीकेशन अगर आपके पास है टॉमकैट यूज कर लीजिए, ओपन सोर्स। नोड जेएस है तो आप क्या यूज करेंगे, टॉमकैट के साथ वैसे चल जाता है। अ, आप नोड जेएस, टॉमकैट नोड जेएस के लिए भी आता होगा, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो टॉमकैट में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, जावा, नोड जेएस, ये सारी चीजें। तो हमने सर्वर के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज गेन कर लिया है। थ्री मेन And कॉन्सेप्ट। one more for AWS is a different part. AWS is a cloud server, so that is not comes under the traditional server. So we are just talking about traditional server. इससे आप ट्रेडिशनल सर्वर बना सकते हो, लेकिन क्लाउड सर्वर एक चीज होता है। तो क्लाउड सर्वर एक सेम चीज है, क्लाउड सर्वर, ठीक है।
बस आपको चीजें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, आप AWS को पैसे दे दो। आपको कौन सा सर्वर चाहिए, अपाचे चाहिए वो दे देंगे, आपको कौन सा चाहिए IIS दे देंगे वो दे देंगे। ठीक है, उनके पास सारा चीज कॉन्फ़िगर्ड इंस्टॉल रहता है, आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। ओके। ओके ओके। या एनी क्वेश्चन इन दैट? नो नो। गर्व? नो सर। परफेक्ट। हमने क्या क्या कवर किया, हमने किया बैकएंड सर्वर क्या है, वेब सर्वर क्या है, डेटाबेस भी हमारे पास है, ये हमारा सेकंड सॉफ्टवेयर है, एंड थर्ड सॉफ्टवेयर हमारा ये है। तो हम डेटाबेस को भी एक बार देख लेते हैं। डेटाबेस पे हम जाने से पहले आप लोगों से मैं कुछ क्यूए कहना चाहता हूँ, या फिर क्वेश्चन आंसर एक ले लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ठीक है हम एनजिनिक्स क्यों यूज करते हैं, या अपाचे, या IIS क्यों यूज करते हैं, तो आप क्या बोलोगे उसको? एनजिनिक्स इज एसिंक्रोनस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, ओपन सोर्स फ्री ओपन ओपन एंड फ्री सोर्स है, हम्म। एंड एज अ लोड बैलेंसिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके। एंड अपाचे में हमें इसके साथ PHP मिलता है, इसके अंदर HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह, तो इसके हमें इंस्टॉलेशंस का इशू नहीं है। हम्म। अपाचे के अंदर IIS के अंदर हमें एक तो एक्टिव डायरेक्टरीज हमें मिल रहा है, और एक हम्म। FTP सर्वर हमें मिल रहा है फाइल स्टोरेज के लिए। सपोर्ट मिलता है। हाँ सपोर्ट। ओके, अपाचे को हम एज अ लोड बैलेंसर क्यों यूज नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो साइमल्टेनियसली आपको नहीं देता रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। वो आपको जैसे चार तीन तीन स्पीसीज है, जिसने फर्स्ट रिक्वेस्ट करोगी वो आपको पहले फर्स्ट को रिस्पॉन्स देगा, फिर सेकंड को, थर्ड को, बट एनजिनिक्स आपको सेम टाइम पे सबको एक साथ रिस्पॉन्स देगा आपको। हमेशा याद रखिएगा, आप बताइएगा एनजिनिक्स एसिंक आर्किटेक्चर पे काम करता है। वैसे वो सिंक्रोनाइज। हाँ, जो एनजिनिक्स के बारे में जानता है वो एसिंक टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानता है। हम्म हम्म हम्म। नहीं जानता तब आप उसको बताइएगा एसिंक टेक्नोलॉजी क्या है या फिर एसिंक आर्किटेक्चर क्या है। इंटरव्यू में ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सॉरी, हाँ स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड नंबर का जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए एक डेटाबेस बनाने के लिए वो है, या फिर एक सर्वर बनाने के लिए वो है डेटाबेस। डेटाबेस तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कुछ भी डेटा उटा स्टोर करने के लिए। डेटाबेस पे हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? इमेज फाइल्स, वेबसाइट के कंटेंट और यूजर डेटा, ये सारी चीजें हम स्टोर कर सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर। ठीक है। अब ये सारी चीजें हम अलग अलग या फिर सर्वर पे भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इमेज हो गया या फिर फाइल हो गया। हम एक खुद का सर्वर बना के, FTP सर्वर या फिर नॉर्मल सर्वर, ये सारे बड़े बड़े जो फाइल्स है वहां पे स्टोर करवा सकते हैं। डेटाबेस के अंदर हम कुछ रीडेबल डेटा जैसे कि ये हो गया, ये सारी चीजें हम स्टोर कर सकते हैं। आइए, जिस तरह हमारे पास एक वेब सर्वर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर का ऑप्शन था, सिमिलरली डेटाबेस में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस या फिर उनके ऑप्शंस हैं। डेटाबेस सबको पता है? डेटाबेस किसी को पता है? यस सर, वहाँ पे डेटा स्टोर होता है। ओके, सो जो डेटाबेस है ना, वो टू कैटेगरी में डिवाइडेड है।
आर मतलब रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो हमेशा याद रखिएगा डेटाबेस ना दो चीजों पे डिवाइड है, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड है, वैसे ही डेटाबेस भी डिवाइड है। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एसक्यूएल नाम में क्या आ रहा है? स्ट्रक्चर। रिलेशनल डेटाबेस में क्या चाहिए आपको? स्ट्रक्चर चाहिए ना। जैसे नेम हो गया, एज हो गया, पोस्ट हो गया। नेम हो गया हैकर, एज हो गया 51, पोस्ट हो गया हाई। आप एक बात बताओ, ये जो इंफॉर्मेशन है ये रिलेटेबल है या नहीं है? ये इससे रिलेटेबल है, ये इससे रिलेटेबल है ना? है या नहीं है? यस। ये तीनों डेटा रिलेटेबल है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस। हाँ, और इसको बनाने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे चीजें स्ट्रक्चर में हो रही है ना, पहले नाम आएगा, उसके बाद एज आएगा, उसके बाद पोस्ट आएगा, स्ट्रक्चर में हो रही है ना, और ये कनेक्टेड ऐसे रहेगा इसीलिए। दूसरा नॉन आरडीएस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, नो सीक्वल, ठीक है। तो नो सीक्वल सिंपली जिसका स्ट्रक्चर ना हो डेटा सेव करने के लिए उसको हम यूज करते हैं। अब दोनों का अटैक भी है, इसमें आप जाओगे तो सीक्वल इंजेक्शन हो गया, इसमें आप जाओगे तो नो सीक्वल इंजेक्शन अटैक हो गया। तो आप समझ गए डेटाबेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रिलेशनल और एक नॉन रिलेशनल। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं क्या क्या है। रिलेशनल डेटाबेस जैसे कि हमने देखा था, सीक्वल सबसे पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस है। अब रिलेशन कैसा, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है यूजर ए, ठीक है। अब देखिए यूजर ए डेटाबेस में कैसे स्टोर होता है, आईडी, एडमिन, यूजर नेम, लास्ट नेम, ये सिमिलरली आईडी नंबर 1 2 3, ठीक है। अब ये जो टेस्ट यूजर है ये कुछ ना कुछ पोस्ट तो करेगा वेबसाइट पे, ये जो थर्ड यूजर है ये भी कुछ ना कुछ पोस्ट करेगा। अब एक एक क्या है, एक है डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है? यूजर्स। दूसरा डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम क्या है? पोस्ट। डेटाबेस में हम कैटेगरी के हिसाब से डेटाबेस बना सकते हैं। एक यूजर का बना लिया जिसमें सारा यूजर स्टोर रहेंगे, एक पोस्ट का बना लिया, एक किसी और का बना लिया। सिमिलरली एक हार्ड ड्राइव में आप फोल्डर तो बना सकते हो ना, एक इमेज का फोल्डर बना लिया, एक सॉन्ग्स का फोल्डर बना लिया, एक मूवीज का फोल्डर बना लिया। सॉन्ग्स का फोल्डर में आप सॉन्ग्स डालोगे, मूवी का फोल्डर में आप मूवी डालोगे, सिमिलरली, है ना। अब ये भी तो हो सकता है कि ठीक है आपने एक मूवी डाला बाजीराव मस्तानी, सेम मूवी का जो सॉन्ग्स है आपने ये सॉन्ग्स वाले फोल्डर में डाला, तो सॉन्ग्स और मूवी तो रिलेटेबल हो गए ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? कौन कौन समझ पा रहा है? समझ गए। यस सर, समझिए। सिमिलरली यहाँ पे एक डेटाबेस है यूजर और एक डेटाबेस है पोस्ट। अब पोस्ट वाले जो डेटाबेस है उसमें सारा का सारा पोस्ट है। अब ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं? ये दोनों कनेक्टेड हैं आईडीज के थ्रू। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, ये है यूजर का आईडी, ये है पोस्ट का आईडी, डिफरेंट डिफरेंट आईडी होगा ना तभी तो कनेक्टेड हो पाएंगे। अब यहाँ पे यूजर आईडी क्या है? 2 1 ये यूजर आईडी है। पोस्ट आईडी क्या है? 1 2 3 ये यूजर आईडी है और ये है पोस्ट आईडी। अगर मुझको देखना हो कि ठीक है यूजर आईडी 3 ने क्या पोस्ट किया है,
या फिर यूजर आईडी 2 ने क्या पोस्ट किया है, तो मैं कैसे देखूंगा? दोनों तो डिफरेंट डेटाबेस है, लेकिन दोनों को लिंक कौन करता है? ये चीज करता है, आईडी। एंड इसके थ्रू मुझको पता चल जाएगा ना किसने क्या पोस्ट किया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ पे दोनों का रिलेशन बन गया ना, ठीक है। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन यहाँ पे? नो सर। ऑल गुड? नो। ओके। अब सीक्वल यूज करने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी है। सो सबसे पहला बेनिफिट जो है, ये फास्ट एंड रिलायबल फॉर स्ट्रक्चर डेटा के लिए। जो कनेक्टेड डेटा है ना, जिसका कुछ मीनिंग हो, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उसको स्टोर करने में, रिट्रीव करने में ये बहुत ही ज्यादा इजी है। एक अगर आप क्वायरी डालोगे ना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी 123, पूरा का पूरा डेटाबेस में से वो चीज निकाल के दे देगा स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो ये सारी चीजें इसमें निकालना एकदम सिंपल है। समझ गए? इसको मुझको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या आगे? आप लोग बताओ। नहीं नहीं समझ गए। दूसरा एडवांटेज, हाँ, तो ये दो दो एडवांटेज है। फास्ट एंड रिलायबल, इजी टू फेच रिलेटेबल इंफॉर्मेशन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो माई सीक्वल फ्री, जैम्प अगर आप इंस्टॉल करोगे, आपको सबसे पहला डेटाबेस कौन सा मिलेगा? माई एसक्यूएल। जी, क्यों मिलेगा? सर फ्री है। जी, फ्री है इसलिए मिलेगा। आपको क्या लगा अपाचे खरीद के थोड़ी ना देगा? वो तो खुद फ्री है। यस। सिमिलरली पोस्ट सीक्वल, ये भी ओपन सोर्स है। एमएस सीक्वल, अगेन माइक्रोसॉफ्ट है तो पैसा तो लेगा ही लेगा। ऑर्कल, ये बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए यूज होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। ऑर्कल तो सुना होगा ना नाम आपने, आई थिंक ऑर्कल कोई कोर्सेज भी देता है। तो ये है। हम्म। बड़े बिजनेसेस के लिए यूज होता है, हैवी कॉस्टली है। अब दूसरा जो है वो है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस, अब इसमें जो डेटा है वो स्टोर होता है फॉर्मेट्स में। कैसा कैसा फॉर्मेट? की वैल्यू पेयर में, ठीक है। जहां पे ये देख रहे हो आप, ये क्या हो गया? ये हो गया की। ये जो दिख रहा है ये क्या है? वैल्यू है। इस फॉर्मेट को क्या बोलेंगे? की वैल्यू पेयर, ठीक है। समझ में आ गया? की वैल्यू पेयर समझ में आ गया ना? दूसरा फॉर्मेट कौन सा है? डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ग्राफ फॉर्मेट, ठीक है। ये रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर नहीं करता। इसका बेनिफिट क्या है? ग्रेट फॉर डेटा दैट डोंट फॉलो अ फिक्स्ड रूल और कीप चेंजिंग। ऐसा भी तो डेटा होगा ना जिसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है। नाम हो गया एक्स, इसने फाइल अपलोड किया, फाइल का नाम ये है, फाइल का मेटा डेटा ये है, ठीक है। सिमिलरली कोई अदर चीज है जो इसने किया। अब ये डेटा तो रिलेटेबल लग रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना। फाइल का मेटा डेटा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर्ड है ही नहीं। तो इसको भी तो हमें स्टोर करना पड़ेगा ना, और ये कंज्यूम भी बहुत ज्यादा स्पेस करेंगे। तो इन सबको करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? नो सीक्वल यूज करेंगे। ग्रेट फॉर डेटा दैट डोंट फॉलो द फॉर्मेट, फिक्स फॉर्मेट और कीप चेंजिंग। अब इसका हम स्टोरेज मॉडल देख लेते हैं। जैसा कि हमने बात किया, ये डेटा कौन से फॉर्मेट में स्टोर करता है? की वैल्यू पेयर्स, डॉक्यूमेंट और ग्राफ। की वैल्यू पेयर क्या होते हैं वो तो हमने देख लिया, ठीक है। एक एग्जांपल ये रहा, डेटा स्टोर है, यहाँ पे क्या है? आईडी है,
यहाँ पे भी आईडी है, यहाँ पे भी आईडी है। अब ये क्या है, ये की है। अभी इन सब का वैल्यू यहाँ पे है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे डेट है, कंटेंट, रिमाइंडर, ये सब दिख रहा है। इसको आप एक्सेस करोगे ना तो ऐसे निकलेगा। अब बताओ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है ना, एक ही साथ ऐसा आ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नो स्ट्रक्चर डेटा। यहाँ पे डेट आया, यहाँ पे ये आया, समझ रहे हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट बेस्ड, डॉक्यूमेंट बेस्ड फॉर्मेट भी नो सीक्वल में यूज होता है, जहां पे यूजर आईडी ये रहा और ये रहा, ठीक है। जेसन या फिर एक्सएमएल के फॉर्मेट में यूज होता है। अब इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट यूज कर रहा है ना, जेसन या एक्सएमएल, डेटा को रिट्रीव या सेंड करने के लिए। एचटीएमएल भी तो एक डॉक्यूमेंट है, सिमिलरली जेसन और एक्सएमएल भी एक डॉक्यूमेंट है इंटरनेट में, एंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ये होता है। सॉरी, एक व्हाइट कॉलम भी एक फॉर्मेट है जो कि ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन व्हाइट कॉलम में ऐसे आपका स्टोर होता है। Stores data in columns rather than rows, which make it very fast for reading, writing specific piece of information. ये क्या हो गया, ये कॉलम हो गया ना, ऐसे डेटा स्टोर होता है इसमें, इसमें रो ही नहीं है, समझ रहे हो आप। तो आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, सॉरी, इसमें इसको सॉरी, इसमें क्या नहीं है आपका, रो नहीं है ना, तो इसको आप कैसे रीड करोगे। यूजर आईडी ये, नेम ये, ईमेल ये, नॉर्मली हम कैसे पढ़ते हैं, यूजर कॉलम में इतना रो पे ये डेटा है, समझ रहे हो, बट इसको हम डिफरेंटली पढ़ते हैं। आप पढ़ लेते हैं ग्राफ। एग्जाम्पल ये है, ग्राफ भी एक फॉर्मेट है जो हाँ नो सीक्वल में यूज होता है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कुछ आइटम यूज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे सोशल नेटवर्क्स का कुछ भी हो गया, ये सारी चीजें ये रिप्रेजेंट करता है, एंड ये ऐसे जाता है ग्राफ में, इस तरह से ये स्टोर कराता है, समझ गए ना। अब इसका भी बेनिफिट यही है कि ठीक है, बड़ा जो भी बड़ा डेटा है जो अनस्ट्रक्चर्ड है उसको हैंडल कर लेता है इजीली। अब नो सीक्वल के कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। मोंगोडीबी, इसको कई लोग मैंगो डीबी बोलते हैं, गलत बात। मोंगोडीबी नो सीक्वल का सबसे बड़ा एग्जांपल है। कौन सा फॉर्मेट यूज करता है, जेसन फॉर्मेट यूज करता है। जेसन जहां पे यूज हो रहा है वहां पे हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट मॉडल पे काम करता है, समझ में आ गया ना। रेडिस की वैल्यू पेड़, और ये दोनों आप इनके बारे में रिसर्च करना, आज का आपका होमवर्क। नहीं, मैंने किया हुआ इलास्टिक सर्च तो फॉर लॉग एनालिसिस के लिए। जो भी आ, आप एनालिसिस करते हो ना, जैसे डेटा साइंस तो आपने सुना होगा। डेटा साइंस में क्या होता है, डेटा के बारे में एनालाइजिंग होता है ना। हाँ, तो वो टाइप का काम में आपको ये सारी चीजें हेल्प करती हैं, ऐसा डेटाबेस। इन सब का आपका होमवर्क ये है कि इन सब के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करो। 6 बजे आज हमारा एक कॉल रहेगा, ये दो चीज आपको बतानी होंगी कि ये है क्या। हमने डेटाबेस के बारे में भी पढ़ लिया, किसी को कोई डाउट है इसमें।
नो सर। नहीं। अब डेटाबेस को हम कनेक्ट कैसे करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, देख लेते हैं। तो ये है पीएचपी एंड माई सिक्वल को आप कैसे कनेक्ट करोगे। तो पीएचपी में आपको सिंपली ये कोड लिखना पड़ता है, कनेक्ट न्यू माई सिक्वल। आपका जो भी, जहां पे भी आपने अपना डेटाबेस लगाया हुआ है या फिर होस्ट किया है उसका आईपी, अगर सेम सर्वर पे आपने डेटाबेस बनाया है तो लोकल होस्ट, यूजर नेम पासवर्ड, अगर दूसरे सर्वर पे बनाया है तो उस सर्वर का आईपी। समझ गए। डेटाबेस क्रिएट, डेटाबेस कनेक्ट तो हो गया, अब डेटाबेस बनाएंगे कैसे, तो ऐसा यहाँ पे सीक्वल का क्वेरी जाएगा, क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस वन, तो ये है हमारा डेटाबेस वन। अब यहाँ पे हमारा सीक्वल का क्या जाएगा, क्वेरी, और ये क्वेरी डेटाबेस के अंदर जाएगा। और जब डेटाबेस में से कुछ चीज रिट्रीव करना होता है ना, तो क्वेरी ऐसे जाता है, सर्च इनपुट देख लिया आपने, मेथड क्या है, पोस्ट है, गेट है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि ठीक है फाइंड यूजर के लिए ये चीज होगा, क्वेरी यूजर जो भी डालेगा ना वो यहाँ पे आएगा। ये तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इस चीज को बताना, ये तो फिक्स है। यहाँ पे क्या आएगा, यूजर का क्वेरी आएगा, मतलब जो भी यूजर इनपुट डालेगा वो यहाँ पे आएगा। अब आप मुझको बताओ ये वल्नरेबल है या सेफ है, बताओ। आप लोग समझ रहे हो। यस सर, वल्नरेबल है शायद। वल्नरेबल है, ओके। क्योंकि यूजर कोई भी एसक्यूएल क्वेरी डाल के वहां से आउटपुट फेच कर पा रहा है अंदर से डेटाबेस से। हम्म। यहाँ पे यूजर क्या करेगा, इस क्वेरी को ब्रेक करके अपना खुद का कोई भी एक सीक्वल का क्वेरी डाल लेगा। इसको कैसे सेव करते हैं हम सीक्वल जब पढ़ेंगे ना, सीक्वल इंजेक्शन, उस बारे में तब हम डिस्कस करेंगे मोर डिटेल में। अब यहाँ पे जैसा कि एक पुअरली कोड था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है, पुअरली रिटन कोड कैन मेक योर एप्लीकेशन वल्नरेबल टू सीक्वल इंजेक्शन, सो इट्स सिंपल सी बात। कंक्लूजन, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड और एक दूसरे के साथ लिंक है तो आप सीक्वल यूज करो। अगर आपका डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है एंड आपका डेटा जो है वो इजीली स्केल हो जाएगा, तो उसके लिए आप NoSQL यूज करो। राइट चॉइस ऑफ डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने गलत चॉइस लगा लिया डेटाबेस पिक करने में, तो आपका जो वेबसाइट का जो डेटाबेस होगा ना, या फिर कोई भी अगर यूजर डेटा को फेच करेगा या फिर लॉग इन करेगा ना, तो जो डेटाबेस की तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड रिस्पॉन्स आएगा, और इसकी वजह से आपका जो लॉगिन प्रोसेस है या फिर पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। ओके, तो किसी को कोई डाउट इसमें। नो। नो सर। हाँ, तो अभी हमारे पास एक क्या बचा हुआ है, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स एंड एपीआईज। इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, तो आप क्या कीजिए, आप हमारा आज का होमवर्क कीजिए, एक आज का छोटा सा रिव्यू या फिर एक छोटा सा समरी। हमने सबसे पहले देखा बैकएंड सर्वर। अब बैकएंड सर्वर क्या है वो हमने इसमें देखा। अब एक बैकएंड को बैकएंड सर्वर बनाने के लिए हमें 3 सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है वेब सर्वर, दूसरा सॉफ्टवेयर है डेटाबेस, और तीसरा सॉफ्टवेयर है डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स। दो तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब एक तीसरा बचा हुआ है जिसको हम आगे कवर करेंगे। एंड इसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल दिया जाएगा, वो प्रैक्टिकल आपको एज ए टीम सॉल्व करना है, ठीक है। ओके। यस सर। ओके। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ पे। नो सर। नहीं। ओके, सो थैंक यू।
थैंक यू। या थैंक यू सर।